हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, हमने क्लास 12th के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे। दोस्तों, आज हम विद्युत अपघटन एवं फैराडे के नियम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, उनको समझेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ये अगला जो प्रश्न है हमारे पास फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है ना। ठीक है। विद्युत अपघटन क्या होता है कि एक बार समझ लेंगे हम। विद्युत अपघटन क्या होता है ना, हमारे पास ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है। और ये विद्युत अपघट्य का विलयन है और इसमें हम क्या कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा देते हैं ना। और दो इलेक्ट्रोड लगाकर इस पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना। यहाँ पे कोई बैटरी लगाकर क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो जो ये विद्युत अपघट्य का विलयन हमारे पास है, माना ये NaCl का है ना। तो ये NaCl क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है ना। तो विद्युत अपघट्य हमारे पास क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि विद्युत अपघटन क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन लिखेंगे कि विद्युत अपघटन क्या होता है ना। ठीक है। विद्युत अपघटन समझ में आया, कुछ नहीं होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि जब किसी विद्युत धारा मतलब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। इसमें क्या लिखना है, पहले सबसे पहले हम नोट करेंगे विद्युत अपघटन। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें इसमें यौगिक के गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास विद्युत अपघटन के लिए। सबसे आसान है कि वह प्रक्रिया जिसमें यौगिक के गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में वियोजित या टूट जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है ना। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें लिखने हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, है ना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, है ना। और इसके दो नियम है, हमें पता होने चाहिए ना। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम नियम, है ना। अब यहाँ पे पहले इसको समझ लेंगे कि क्या है ना। तो हमने क्या करा, एक बैटरी लगाई और बैटरी से हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं ना। अब विद्युत अपघटन करेंगे तो माना ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये माइनस इलेक्ट्रोड है ना। इस इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज है वो माइनस है और इस इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज है वो प्लस है ना। और यहाँ पे ये हमारा NaCl है और NaCl जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस पर, ये तो अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+Cl-, है ना। Na+ और Cl- पे ये टूट जाएगा। अब क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज वाला होगा वो इस इलेक्ट्रोड के समीप क्या हो जाएगा, एकत्रित होगा, है ना। बात समझ में आ रही।
क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, माइनस, तो माइनस वाले के समीप प्लस वाला, और प्लस वाले के समीप कौन सा हो जाएगा, माइनस वाला, है ना। तो अब हमें ये जो प्रथम नियम है, हमें ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रोड के पास किसी आयन की जो मात्रा एकत्रित होगी, वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती है ना, कि इस पर कितनी मात्रा एकत्रित होगी, है ना, किसी भी धातु की या किसी भी आयन की कितनी मात्रा अ, एकत्रित होगी, वो जो हम आवेश दे रहे हैं उस पर, क्यू, है ना, वो जितना आवेश हम उसे दे रहे हैं, कुल आवेश उसके क्या होगी, समानुपाती, है ना। तो प्रथम नियम हमारे पास क्या है कि, है ना, तो इसमें लिखेंगे, इस नियम के अनुसार अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ, या उत्पन्न एकत्रित भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, उत्पन्न भी ठीक है ना, उत्पन्न पदार्थ की मात्रा मात्रा विलयन में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है ना, कुल मात्रा किसके समानुपाती होती है ना। अब ये जो पदार्थ की मात्रा होती है, इसे हम क्यू से लिखते हैं, नहीं डब्ल्यू से, सॉरी, ठीक है। और समानुपाती क्यू, क्यू क्या हो गया हमारा, आवेश, ठीक है। और डब्ल्यू क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, या डब्ल्यू या एम भी लिख सकते हैं इसको, है ना, एम लिख लेते हैं, ये एम लिखो इसे, ठीक है, एम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बराबर के साइन में एक स्थिरांक हमें लेना होता है, उसे लेते हैं जेड और क्यू। अब तुम्हें पता है धारा का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू ले तो ये आई टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। और यहाँ पे हम ये भी लिखना है हमें कि जेड क्या है, तो जेड को कहते हैं हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया पहला नियम। और पहला नियम क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की जो मात्रा है, वो विलयन में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद हम, दोस्तों हमने अभी फैराडे के प्रथम नियम को समझा और लिखा। अब हम उसके द्वितीय नियम पर चलेंगे, पहले उसे समझेंगे और फिर उसे लिखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम। दोस्तों पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि माना हमने दो विलयन ले लिए, है ना, दो विद्युत अपघट्य के विलयन ले लिए, और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब माना कि हमने दोनों में जो धारा प्रवाहित करी, है ना, इस पे भी हमने आई धारा प्रवाहित करी, और इसमें भी आई धारा प्रवाहित करी, इस पे भी टी समय के लिए धारा प्रवाहित करी, और इसमें भी दो हैं, एक ए विद्युत अपघट्य विलयन है, एक बी विद्युत अपघट्य विलयन है, और इसमें भी हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं टी समय के लिए, और इसमें भी हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं टी समय के लिए। तो इसमें जो एम पदार्थ की मात्रा वो होगी, मुक्त होगी, और इसमें जो पदार्थ की मात्रा M1 मान लेते, M2 मान लेते हैं ना, जो मुक्त होगी वो हमेशा क्या होगी, इनके जो रासायनिक भार हो, सॉरी, तुल्यांकी भार होंगे,
उसके समानुपाती होगी ना। एक बार फिर से समझ लेंगे कि हमारे पास माना दो विलियन है ना, और उनमें हम समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगी, उसमें जो पदार्थ है हमारे पास उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, है ना। तो इस नियम को हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विभिन्न अपघट्य विलयन में समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नियम है ना। अगर हम समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं दो अलग अलग विलयन के लिए, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये दूसरा नियम है ना। और इसको लिखना कैसे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, M1 समानुपाती E1, है ना, M2 समानुपाती E2। और अगर इन दोनों को हम भाग दे दें तो ये ऐसे आ जाएगा, M1/M2 बराबर E1/E2। ठीक है, और जो हमारे पास वो कांस्टेंट आता है, स्थिरांक जो हम ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा भाई इसमें, है ना, है ना, या धारा जो हमारी है वो कट जाएगी इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसके लिए, दूसरे नियम के लिए, M1/M2 बराबर E1/E2। अब हम चाहें तो यहाँ से M1 और M2 को हटा सकते हैं, क्यों, कि जो पहला नियम था कि M1 बराबर क्या हो जाता है, Z1 I1, ठीक है ना, और वन वन लेना है, आई और टी तो बराबर है ना, समान धारा समान समय के लिए हो रहा है। ये वाला अभी पढ़ा हमने पहले नियम में ना, कि एम क्या होता है, समानुपाती क्यू के होता है। और अगर हम यहाँ से क्यू हटा दें और ये साइन हटा दें तो जेड आ जाता है, साइन हटा के ये स्थिरांक है, रासायनिक तुल्यांक है। और क्यू बराबर क्या होता है, आई, ठीक। और M1 के लिए ले रहे तो ये हम क्या करेंगे, Z1 ले लेंगे। अगर इसी को हम M2 ले लें तो इसको Z2 ले लेंगे। I और T तो दोनों के लिए बराबर है, तो ये दोनों अगर हम इन दोनों को भाग दे दें ऐसे, देखो क्या होगा, आई टी से आई टी कट जाएगा, जेड अपॉन क्या है, Z1 अपॉन क्या आ जाएगा, Z2। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, वन अपॉन M1/M2 से की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z1/Z2 लिख सकते हैं ना। ये दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, बराबर क्या है, E1/E2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए, M1/M2 बराबर E1/E2, और दूसरा Z1/Z2 बराबर E1/E2। तो ये फैराडे का क्या है, दूसरा नियम है भाई, है ना, कि क्या है कि अगर समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाए दो अलग अलग विलियन में, तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो क्या होगी, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी, है ना। समझ में आया।